हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं लेसन 4, जो आपका आखिरी लेसन है ना। तो इसका नाम है कौटिल्य राजनीति में न्यायिक प्रशासन। यानी इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि उस समय पे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता था। तो अगर आप पहली बार आए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिल जाएगी। तो अब देखिए, न्यायिक प्रशासन यानी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दो कोर्ट के बारे में डिस्कस किया है। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होती है, दो कोर्ट होती है, एक सिविल कोर्ट होती है, क्रिमिनल कोर्ट होती है। सिविल कोर्ट है, घर से रिलेटेड मामलों को देखा जाता है, जैसे तलाक हो गया, है ना, बच्चों से रिलेटेड केसेस हो गया, या फिर और क्रिमिनल में मर्डर वगैरह के केसेस, रेप वगैरह के केसेस, जो मतलब सीरियस ऑफेंस होते हैं ना। तो हमारे यहाँ पे दो कोर्ट होती है, सिविल और क्रिमिनल। वैसे ही उस समय पे कौटिल्य ने बताया अपने अर्थशास्त्र में दो तरीके के न्यायालय होते थे। एक का नाम होता था धर्मस्थ्य और दूसरे का नाम होता था कंटक शोधन। तो धर्मस्थ्य में सिविल मामले को देखा जाता था और कंटक शोधन में क्रिमिनल केसेस को देखा जाता था, है ना। तो घर से रिलेटेड जितने भी मामले होते थे वो धर्मस्थ्य में देखे जाएंगे, है ना। और जो क्रिमिनल केसेस होते थे, है ना, जिसमें खून मर्डर वगैरह होता था, तो वो कंटक शोधन में देखा जाता था। तो देखिए, धर्मस्थ्य न्यायालय में सामाजिक विवादों का निर्णय लिया जाता था ना, समाज से रिलेटेड, है ना। जैसे कि अगर नदी का बंटवारा करना है तो वैसे रिलेटेड हो गया, जमीन का बंटवारा हो गया, प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया, या तलाक से रिलेटेड मामले हो गए, है ना, बच्ची की कस्टडी किसको दी जाएगी, ऐसे जो सामाजिक विवाद होते थे वो सब इस न्यायालय में देखे जाते थे। और कंटक शोधन में देखे जाते थे जैसे मर्डर वगैरह के केसेस, है ना, चोरी चकारी, लूटपाट, हत्या वगैरह के जितने भी केसेस होते थे वो सब कंटक शोधन में देखे जाते थे। तो अब इन्हीं दोनों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे धर्मस्थ्य। तो देखिए, ये जो धर्मस्थ्य है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है धर्म को स्थापित करना। अभी जो धर्म है ये रिलीजन वाला नहीं है, ये धर्म है कर्म वाला। यानी जैसे आपका कर्म क्या है, पढ़ना, है ना, आपका ये कर्म है, तो यानी आपका धर्म क्या हो गया, पढ़ना। तो वैसे यहाँ पे ये बताया गया है धर्मस्थ्य में, ये समाज के लोगों को बताता है कि किसका क्या धर्म है। तो उसका मेन काम क्या था, धर्म को स्थापित करना, यानी लोगों को उनके कर्म को बताना कि उनका क्या काम है और क्या काम नहीं है। तो ये जो न्यायालय था ये समाज में नियमों को और संरचनाओं को निर्धारित करता था। तो धर्मस्थीय न्यायालय का जो मेन उद्देश्य है, यानी जो इसकी जो मेन भूमिका है, वो है समाज में एक न्याय संगत व्यवहार को सुनिश्चित करना और साथ ही साथ समाज के लिए जो कानून और नियम बनाए गए हैं उनका पालन करवाना। अब देखिए, जो क्रिमिनल कोर्ट होती है चाहे वो सिविल कोर्ट होती है, उनकी एक लिस्ट होती है ना। लिस्ट में लिखा होता है कि किन किन विवाद के ऊपर कौन सी कोर्ट फैसला लेगी। वैसे जो धर्मस्थ्य है एक टाइप की सिविल कोर्ट है, तो इसके भी कोई टॉपिक रहे होंगे। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है मैरिज यानी विवाह। तो यानी जो विवाह से रिलेटेड जो विवाद है, सबसे पहला टॉपिक तो यही है। तो यानी जो धर्मस्थ्य है, सबसे पहला इसका जो टॉपिक है वो है विवाह। तो यानी विवाह के ऊपर ये अपना जो निर्णय है वो सुनाएगा। तो ऐसी बहुत सारी इसमें लिस्ट होंगी, विवाह हो गया, है ना, कस्टडी हो गई, जमीन से रिलेटेड विवाद हो गया। तो आप एक एक करके इन्हीं सभी टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं कि किन किन चीजों के ऊपर जो धर्मस्थ्य है वो डिसीजन लेता था। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है विवाह यानी धर्म स्त्री धन। अब देखिए, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह बताए हैं, यानी 8 टाइप ऑफ मैरिज। हाँ, तो ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं। सबसे पहला होता है ब्राह्मण विवाह, फिर दूसरा होता है प्रजापति विवाह, तीसरा होता है असुर विवाह, चौथा होता है देव विवाह, फिर पांचवा होता है गंधर्व विवाह, छठा होता है असुर विवाह, फिर सातवां होता है राक्षस विवाह और आठवां होता है वैशाच विवाह। तो कौटिल्य कहते हैं कि ये जो 8 प्रकार के विवाह होते हैं, इनके जो शुरू के 4 विवाह होते हैं, यानी ब्राह्मण, प्रजापति, असुर और देव विवाह, ये सबसे उत्तम विवाह माने गए हैं। और बाकी के जो 4 हैं, यानी जो गंधर्व, असुर, राक्षस और वैशाच के जो विवाह होते हैं, इनको बुरा विवाह कहा गया है, यानी ये बेकार विवाह होते हैं। अब देखिए, परंतु इन सभी विवाहों के संदर्भ में जो भी विवाद होगा वह धर्मस्थ्य द्वारा ही सुना जाएगा। यानी चाणक्य यहाँ पे कहते हैं, चाहे किसी का भी विवाह हो, देव का हो, राक्षस का हो, असुर का हो, ब्राह्मण का हो, प्रजापति का हो, किसी का भी विवाह हो, उससे रिलेटेड जो भी विवाद होगा वो धर्मस्थ्य में ही सुना जाएगा। अब आप खुद ही सोचिए, किसी भगवान का विवाह हो रहा है या किसी राक्षस का विवाह हो रहा है, असुर का विवाह हो रहा है, तो वो कोर्ट थोड़ी ना जाएगा, है ना। लेकिन वो चाणक्य यहाँ पे क्या समझाना चाहते हैं कि जो विवाह से रिलेटेड जो भी विवाद है, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो किसी छोटे बच्चे का ही क्यों ना हो, किसी बड़े आदमी का क्यों ना हो, किसी बूढ़े का भी क्यों ना हो, कोई सा भी विवाद हो विवाह से रिलेटेड, वो धर्मस्थ्य में ही सुना जाएगा। और जो धर्मस्थ्य न्यायालय है यही उनका समाधान करेगा। और देखिए, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया है कि ये जो धर्मस्थ्य है, इसी के कानून के मुताबिक जो स्त्री धन होता है, यानी जो लड़की की जब शादी होती है, उसके परिवार वालों के जो भी उनको पैसा वगैरह मिलता है, कपड़े, जो
सोना चांदी मिलता है ना रिश्तेदारों से, तो वो जितना भी वो धन शादी के समय लड़की को मिलता है तो वो स्त्री धन होता है। तो लड़की का पूरा अधिकार होता है ना, स्त्री का पूरा अधिकार होता है उसके धन पर, है ना, तो वो जो चाहे उसका कर सकती है। और साथ ही साथ स्त्री को पुनः विवाह, यानी पति की जब मौत हो जाती है तो स्त्री के पास से पूरा आके कि वो पुनः विवाह कर सकती है। तो कौटल्य यही बताती है कि स्त्री धन का पूरा अधिकार और स्त्री को पुनः विवाह का अधिकार होता है ना। तो जो अगर इससे रिलेटेड कोई भी विवाद आता है तो कोर्ट क्या फैसला लेगी कि जो जितना भी धन है स्त्री को मिला है शादी के बाद, पूरा अधिकार स्त्री का होगा। और अगर पति मर जाता है और समाज कहता है कि तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट क्या कहता है, स्त्री के पास पूरा अधिकार है कि वो दूसरी शादी कर सकती है। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं उस समय पे स्त्री को कितनी ज्यादा आजादी मिली हुई थी, और उस टाइम तक कोई भी सती प्रथा नहीं थी, है ना। लड़की को पूरा अधिकार था कि वो अपनी दूसरी शादी कर सकती है किसी के साथ भी। और आप सोच ही सकते हैं 500 BC की बात है, जब जीसस जी पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पुरानी बात है ये। तो उस समय पर स्त्रियों को काफी ज्यादा आजादी थी, है ना, वो घूंघट वगैरह भी नहीं करती थी, उनको पूरा अधिकार होता था स्त्री धन पे भी, और वो पुनः विवाह कर सकती थी। अगला है दाय भाग। दाय भाग का मतलब होता है डिविडेंड, यानी प्रॉपर्टी का बंटवारा, है ना। कोई भी परिवार है, अब उसमें अगर बहुत सारी संतान है तो जो धर्मस्थ है वही फैसला करता था कि किसको कितना हिस्सा दिया जाएगा प्रॉपर्टी में। लेकिन देखिए ये ना अलग अलग होता था। अब जैसे कोई राजा महाराजा है, उसकी दो संतान है, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा है, तब उसका ना उत्तराधिकारी चुना जाता था। तो मेनली जो बड़ा बेटा होता था उसी को उत्तराधिकारी चुना जाता था। तो जो प्रॉपर्टी का हिस्सा होता था ना, बड़े बेटे के हिस्से में ज्यादा प्रॉपर्टी आया करती थी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो राज्य को चलाए, है ना, प्रजा को भी देखे। तो इसलिए उसको ज्यादा प्रॉपर्टी दी जाती थी, क्योंकि वो राजा बनने वाला होता था, और छोटे बेटे को कम मिलती थी। लेकिन अगर हम वो ग्राउंड लेवल पे बात करें, अगर कोई गरीब परिवार था, कोई आम व्यक्ति था, उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती थी, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, है ना। लेकिन हम राजा के केस में बात करें तो बड़े को ज्यादा, यानी जो उत्तराधिकारी होगा उसको ज्यादा प्रॉपर्टी मिलती थी। अगला टॉपिक होता था वास्तुक निर्णय। तो ये हम वो टॉपिक पढ़ने जिसमें वो धर्मस्थ थे, वो विवाद का फैसला करता था ना, किस किस पर डिसीजन ले सकता था। तो ये तीसरा टॉपिक होगा जिसपे जो धर्मस्थ थे वो निर्णय लेता था। तब देखिए वास्तुक निर्णय में क्या होता था कि हर गांव में ना गांव का मुखिया होता था, है ना, जिसे सरपंच कहा जाता था, उस समय पे कुछ और कहा जाता था उसे। तो जो धर्मस्थ थे वो क्या करता था कि गांव का जो मुखिया है वो क्या डिसीजन ले रहा है उसका निरीक्षण करना, है ना, उसके फैसले की जांच करना कि वो किसी के साथ पक्षपात तो नहीं कर रहा है या किसी के साथ बुरा तो नहीं कर रहा है। क्योंकि गांव का जो मुखिया है वो डिसीजन लेता था कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग बनवानी है, किसका घर बनवाना है, या फिर कोई पुल बनवाना है, ब्रिज बनवाना है, या कुछ भी बनवाना है। तो वो मुखिया डिसाइड करता था। तो जो धर्मस्थ है वो चेक करता था कि वो फैसला जो ले रहा है वो गांव के हित में है कि नहीं है ना। और जितना भी उससे रिलेटेड विवाद होता था वो सब धर्मस्थ ही देखता था। अगला होता था ऋण दान, यानी जो ऋण लेता था, यानी कोई लोन लेता था तो उसको अगर चुका नहीं पाता था तो उससे रिलेटेड जो भी विवाद होता था वो धर्मस्थ ही उसका फैसला लेता था। अब किसी गरीब ने अगर लोन लिया, अगर वो नहीं चुका पा रहा है तो धर्मस्थ ही उसके ऊपर निर्णय लेता था, है ना। उसको या तो टाइम दे देता था, या फिर उसको मतलब उसकी अगर कोई प्रॉपर्टी होती थी तो उसकी नीलामी करवाता था। तो उसका सारा डिसीजन धर्मस्थ ही लेता था। अगला होता है उपनिधि। उपनिधि होता है एक टाइप का कोलेटरल। अब देखिए आप लोन लेने जाते हैं, आप लोन के बदले में क्या कहते हैं कि भाई मेरे पास इतनी जमीन है, मैं इसको अपनी गिरवी रख देता हूँ, आप मुझे पैसे दे दीजिए, है ना। तो उसने जो अपनी जमीन है वो एक एज अ कोलेटरल किसी को दे दी लोन के बदले में, है ना। अगर वो लोन नहीं चुका पाता तो उसने जो जमीन दी है वो उसकी हो जाएगी, है ना। तो उसी को उपनिधि कहा जाता है। तो ऐसे में अगर कोई अपनी उपनिधि मतलब देता है किसी और को, तो उसका जो रिलेटेड जो भी विवाद होगा वो भी धर्मस्थ ही देखेगा। अगला होता है दास कर्म, यानी सिलेवरी। तो अब देखिए उस समय पे क्या था, दास प्रथा चलती थी, यानी जो राजा महाराजा थे या जो अमीर लोग हुआ करते या मंत्री वगैरह वो दास रखा करते थे अपने काम काज के लिए। तो देखिए जो धर्मस्थ ये था ना, ये डिसाइड करता था कि किसको दास बनाया जा सकता है, किसको नहीं बनाया जा सकता। और कुछ नियम और कानून उस समय में बनाए गए थे दास को लेकर, कि मतलब दास को अगर कोई गलती कर देता है तो आप उसको जान से नहीं मार सकते। ऐसे कुछ कई सारे नियम बनाए गए थे, या उससे गंदा काम नहीं करवा सकते, या ऐसा कुछ काम नहीं करवा सकते जो उसके हित में ना हो, है ना। तो ऐसे कुछ रूल और रेगुलेशंस बनाए गए थे दास को लेकर, है ना। तो अगर दास से कोई मालिक उस पर जबरदस्ती करता है, कुछ ऐसा काम करवाता है जो गलत है, तो वो कोर्ट में जा सकता है और उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है ना। तो ऐसे कई सारे नियम और कानून दास के लिए बनाए गए थे। अगला विषय था दान कर्म, यानी चैरिटी करना, यानी किसी को दान करना। तो कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में बताते कि जो धर्मस्थ थे उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती थी कि वो नियम और ऐसे कानून बनाए, है ना, दान लेना और देने के ऊपर, है ना। कि उस समय पे काफी सारे दान और पुण्य कर्म किए जाते थे, लेकिन कोई उसका गलत फायदा भी उठा सकता है। एग्जाम्पल के लिए कोई ब्राह्मण है, अगर वो पूजा पाठ करवाता है, बदले में वो कहता है कि भाई मुझे दान में तुम्हारी पूरी जमीन चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो ऐसे में वो
काफी सारे नियम और कानून बनाए गए थे दान को लेकर, है ना। कौन कितना दान ले सकता है, कौन कितना दान नहीं ले सकता, है ना। तो वो जितने भी नियम और कानून थे वो धर्मस्थ्य के द्वारा बनाए गए। ये नियम और कानून बनाते हैं, साथ ही साथ ये डिसाइड भी करते हैं कि किसको क्या दंड दिया जाएगा। अगला टॉपिक होता था साहस यानी ब्रेवरी। तो देखिए यहाँ पे जो साहस है ना, ये अच्छे वाला नहीं है, यहाँ पे ये दुस्साहस वाला साहस है ना। तो यहाँ पे साहस को अपराध माना गया है, जैसे कि चोरी हो गई, लूटपाट हो गया और शारीरिक अत्याचार हो गया। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे लोगों ने अगर चोरी करी है तो इनका कैसे ऐसा दुस्साहस हो गया, तो इसलिए इसको दंडित किया जाना चाहिए। तो धर्मस्थ इन लोगों को दंडित भी करते थे, जो लोग चोरी करते थे, लूटपाट करते थे, या ऐसा दुस्साहस करते थे। और अगला टॉपिक होता था मौखिक और दंडात्मक कठोरता। अब देखिए अगर उस समय पे कोई किसी को वर्बल अब्यूज करता था, यानी गाली देता था, उल्टा सीधा बोलता था, तो उसको दंड दिया जाता था। और साथ ही साथ अगर कोई शारीरिक चोट देता था, यानी जैसे कि पत्थर मार के सर फोड़ दिया, डंडा मार दिया, है ना, टांग वगैरह तोड़ दी, तो उसके लिए भी दंड दिया जाता था। तो धर्मस्थ उनको दंड देते थे। अब देखिए अगर कोई वर्बल अब्यूज करता था उसे बोलते थे वाक् परुष्य, और अगर कोई मारपीट करता था, है ना, लड़ाई झगड़ा करके सामने वाले को चोट पहुंचाता था, उसे बोलते थे दंड पारुषिक थे। तो आपने इतने सारे टॉपिक्स या विषय देख लिए हैं कि जिन पे जो धर्मस्थ है वो सुनवाई करता था। अगर किसी के साथ भी अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी विवाद होता था तो वो धर्मस्थ के पास जाता था, यानी सिविल कोर्ट के पास जाता था और अपने लिए अपना न्याय लेता था, ना, अपना फैसला लेता था। अब यही तो हो गया सिविल कोर्ट की बात। अब हम देखेंगे क्रिमिनल कोर्ट यानी कंटक शोधन। तो कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में बताते हैं कि जो कंटक शोधन है इसमें मेनली अपराधों को नियंत्रित करने के लिए कंटक शोधन न्यायालय को बनाया गया है, ताकि जो अपराध है उनको कंट्रोल किया जा सके। अब देखिए कंटक शोधन में जो ये वर्ड है कंटक, इसका मतलब होता है कांटा, यानी जो राज्य के लिए जो कांटा है उसको सजा देना। अब देखिए जो कंटक शोधन न्यायालय है उसमें 3 जज होते थे, यानी मुख्य 3 न्यायाधीश होते थे जो फैसला सुनाते थे। तो इन तीनों का काम था अपराधियों को दंड देना या फिर उनको समाज से दूर कर देना, हटा देना। तो वो क्या करते थे, या तो उन अपराधियों को देश निकाला देते थे कि तुम देश छोड़ के चले जाओ, या तो उनको उम्र कैद दे देते थे, या फिर उनको मौत की सजा सुना देते थे, बस समाज से उनको दूर कर देते। तो ये जो न्यायालय था विशेष तौर पे जो व्यापारी होते थे और जो शिल्पकार होते थे उनसे बचने के लिए बनाया गया था। क्योंकि देखिए उस समय पे काफी ज्यादा जो पावरफुल लोग थे वही सबसे ज्यादा अपराध करते थे। तो सबसे पहले थे व्यापारी और फिर थे शिल्पकार, जिनके पास ज्यादा पैसा होगा वही तो ज्यादा अपराध करेंगे। तो इनको नियंत्रित करने के लिए ये कंटक शोधन न्यायालय बनाया गया था। अब देखिए कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन पे जो ये न्यायालय फैसले देता था। तो पहला है शिल्पी समवाय। तो देखिए जो व्यापारी होते थे और शिल्पीकार होते थे ये काफी धनवान होते थे उस समय पे। शिल्पीकार होता है क्राफ्टमैन, यानी कोई भी चीज बनाने वाला। तो अगर जो कोई चीज बनाएगा वो जो व्यापारी होता था उस चीज को लेता था और उसको बेचता था, है ना। तो ये दोनों काफी पैसे वाले होते थे, तो ये काफी ज्यादा घपलेबाजी करते थे, है ना। शिल्पीकार क्या करता था, अगर इसको कोई भी चीज बनानी है तो उसमें या तो क्वांटिटी कम कर देता था या घपलेबाजी करता था, मिलावट कर देता था। वही व्यापारी क्या करता था, उसको ऊंचे दाम पे बेचता था, है ना। ये दोनों काफी घपलेबाजी करते थे, तो इन दोनों को रोकने के लिए ये नियम बनाया गया था, यानी कंटक शोधन न्यायालय बनाया गया था। क्योंकि उस समय पे ये दोनों सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी थे, पैसे वाले थे, और ये काफी सारे ऐसे काम कर रहे थे जो जनता के हित में नहीं थे। अब देखिए जो व्यापारी होते थे और ये जो शिल्पी होते थे इनका खुद का संगठन होता था, एक छोटा सा समूह होता था। जैसे आपने माफियाओं का नाम सुना होगा ना, माफियाओं क्या होता है, एक झुंड सा होता है, वो भी किसी चीज का व्यापार कर रहे होते हैं ना, ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे होते हैं, और इनका खुद का एक समूह सा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यापारी और शिल्पीकार होते थे उस समय के माफिया हुआ करते थे। तो इन्हीं को रोकने के लिए कंटक शोधन बनाया गया था। तो इनका खुद का समूह था, घपलेबाजी किया करते थे, है ना। किसी को दाम देते थे, किसी को नहीं देते थे, कोई सामान था उसको ऊंचे दाम पे बेच के काफी सारे पैसे कमाते थे, है ना। तो जनता के हित में कार्य नहीं करते थे। अब कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में इन शिल्पियों के समूह के बारे में वर्णन करते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कोई चीज गिरवी रख रहा है तो उस वस्तु की भरपाई के लिए ना पूरा जो समूह है वो जिम्मेदार होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई समूह है शिल्पीकार का जो लोन प्रोवाइड करवाता है। कोई व्यक्ति आया, उसने लोन ले लिया, बदले में अपनी जो जमीन है वो गिरवी रखी, और फिर जो शिल्पीकार है उसके पास कोई अधिकार नहीं कि वो उसकी जमीन को किसी और को बेच दे, है ना, जब तक कि वो सारे पैसे नहीं चुका देता। अब देखिए अब वो सारे पैसे चुका देता है, और ऐसा होता है कि अगर उसने जमीन बेच दी, ये पूरे शिल्पकार की जो समूह है उसकी जिम्मेदारी की उसकी जमीन उसको वापस लौटाई जाए। एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप किसी सुनार के पास गए, आपने अपना सोना गिरवी रखा, तो अब उसके पास ये कोई अधिकार नहीं कि वो आपके सोने को किसी और को बेच दे, है ना। अगर आपने अपने पूरे पैसे चुका दिए तो आपको पूरा अधिकार है कि आप अपना सोना वापस ले सकते हैं, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता तो बदले में फिर उसको दंडित किया जाएगा, है ना, कंटक शोधक के द्वारा। तो ऐसे शिल्पीकार अगर कोई किसी का गिरवी रखी हुई चीज को बेच देते हैं
ये उन्हीं की जिम्मेदारी कि उस चीज को उनको वापस लाके दिया जाए। तो साथ ही चाणक्य ये भी कहते हैं कि जो इस शिल्पीकार के समूह का जो नेतृत्व करता है, यानी जो लीडर है, अगर वो मर जाता है या कहीं और चले जाता है, तो ऐसे में आदान प्रदान नहीं रुकना चाहिए। अब मान लीजिए कोई कंपनी कार बेचती है, अगर उसका कोई मालिक है वो मर जाता है, तो ऐसे में अगर आप कोई कार खरीदने जाते हैं तो उसका एम्प्लॉय ये थोड़ी ना बोलेगा कि भाई मैं हमारा जो मालिक था वो तो मर गया, अब हम आपको कार नहीं बेच सकते, ऐसा तो नहीं बोलेगा, वो आपको जरूर कार बेचेगा। तो ऐसे ही वो कौटिल्य भी कह रहे हैं अर्थशास्त्र में कि अगर कोई समूह का कोई लीडर अगर मर जाता है तो ऐसे में समूह की जिम्मेदारी होती है कि आदान प्रदान नहीं रुकना चाहिए, आपको वो चीज बेचनी पड़ेगी कस्टमर को। अब देखिए जो कंटक शोधन के न्यायाधीश है, ये व्यापार में पूरी अपनी नजर रखते थे, है ना, पूरा कंट्रोल रखते थे, ये देखते थे कि कहाँ पे कितना व्यापार हो रहा है, किसको कितना माल जा रहा है ना, ये पूरा निगरानी रखते थे, कोई घपलेबाजी तो नहीं कर रहा है ना, ये पूरी चीज का निरीक्षण करते थे अच्छे से। और अगर कोई दोषी मिलता था तो उसको कठोर से कठोर सजा भी देते थे। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने किसी से अपने कपड़े धुलवाए, है ना, अगर उसमें आपको लगता है कि मेरे कपड़ों में हेर फेर करी या मेरा कपड़ा नहीं किसी और का कपड़ा है, तो ऐसे में धोबी जिम्मेदार होता था, तो उसको सजा दी जाती थी। वैसे ही अगर आप सुनार के पास जाते हैं कोई चीज बनवाने, है ना, अपना सोने की चीज बनवाने के लिए, और आपको लगता है कि इसमें सोना कम है या कुछ गड़बड़ी की गई है, तो सुनार जिम्मेदार होता था, फिर उसको कठोर दंड मिलता था। अगला विषय होता था वैध, यानी चिकित्सा, यानी डॉक्टर से रिलेटेड ना जो मैटर होते थे वो भी कंटक शोधन न्यायालय में सुने जाते थे। एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसा रोगी है, ऐसा पेशेंट है जो बिल्कुल मरने वाला है ना, जिसकी बिल्कुल डेथ होने वाली है, तो ये मतलब स्ट्रिक्ट कानून था वहाँ का कि अगर कोई व्यक्ति मरने वाला है तो जो डॉक्टर है वो उसका इलाज नहीं कर सकता, है ना। अगर कोई भी ऐसा अगर व्यक्ति मरने वाला है और डॉक्टर उसका इलाज कर देता है तो उसको सजा दी जाती थी। तो ये जो सजा दी जाती थी वो उत्तम साहस के तहत दी जाती थी कि तुमने ऐसा दुस्साहस कैसे कर दिया, अगर कोई व्यक्ति मरने वाला है तो तुम उसका इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डॉक्टर इलाज करता है और अगर वो व्यक्ति मर जाता है तो ये ऐसा माना जाता है कि ये डॉक्टर की वजह से मरा है ना। तो इस समय जो कोर्ट है वो डॉक्टरों को मना करती है कि अगर कोई व्यक्ति मरने वाला है तो उसका इलाज ना करे। तो कहने का मतलब ये वैध यानी जो मेडिकल है उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उस पर कंटक शोधन नियम और कानून बना सकता है। अगला टॉपिक होता था नट। नट मतलब होता है नाटक करना या नृत्य करना। यानी क्या होता था, उसमें नाच गाना होता था, एक्टिंग वगैरह की जाती थी, है ना, शोज किए जाते थे, प्ले वगैरह किए जाते थे, एक दूसरे की नकल उतारी जाती थी, ये सब मनोरंजन के लिए किया जाता था। तो कौटिल्य यहाँ पे ये कहते हैं कि जो भी नाटक करता है ना, नृत्य करता है, तो उसमें किसी की जाति वगैरह, देश वगैरह, जो गोत्र वगैरह होते हैं उनका अपमान नहीं होना चाहिए। अगर कोई उसका अपमान करता है तो ऐसे में उसको दंड दिया जाएगा। यानी आपको मनोरंजन तो करना है लेकिन आप किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते, है ना। अगर कोई ऐसा कॉमेडियन है या फिर कोई ऐसा नाटक है, अगर वो किसी कोई जाति के लेकर, है ना, उसके रंग को लेकर, किसी देश को लेकर, किसी गोत्र को लेकर अपमान करता है तो उसको कंटक शोधन के द्वारा सजा दी जाएगी। और साथ ही साथ जो नाटक दिखाते हैं वो कोई भी अनैतिक दृश्य नहीं दिखा सकते, यानी कोई गंदी चीजें वगैरह नहीं दिखा सकता लोगों को आनंदित करने के लिए कि लोग खुश हो जाएंगे मैं ऐसा दृश्य दिखाऊंगा, तो ऐसा नहीं कर सकता वो, उसको कोर्ट के द्वारा सजा दी जाएगी। एक तरीके से जो पारिवारिक जो नाटक होता है सिर्फ वही पेश किया जा सकता है। साथ ही साथ जो कंटक शोधन कोर्ट है वो ये डिसाइड करता है कि व्यापार किस तरीके से किया जाएगा। उन्होंने कई सारे नियम और कानून बनाए व्यापार को लेकर, है ना, व्यापारी अनैतिक कार्य नहीं कर सकता। तो पूरा उन्होंने प्रोसेस बताया गया कि अगर कोई भी वस्तु है उसको किस तरीके से बेचा जाएगा, किस तरीके से खरीदा जाएगा, है ना। तो उन्होंने पूरे नियम और कानून बनाए गए हैं। तो जो जितने भी व्यापारी उनको फॉलो करने होते हैं, अगर फॉलो नहीं किए जाएंगे तो उनको सजा दी जाएगी। अगला विषय होता था वस्तु का माप तोल। अब देखिए किसी भी वस्तु को कैसे तोला जाना है, उसको कैसे मापा जाना है, तो ये सब पहले से डिसाइड होता था। इसके लिए कई सारे कार्यालय यानी डिपार्टमेंट बनाए गए थे। तो इन्हीं डिपार्टमेंट का काम होता था इन सब चीजों को चेक करना कि हर चीजों को, यानी जो भी वस्तु है उसको सही तरीके से मेजर किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, तोला जा रहा है नहीं जा रहा। तो हर डिपार्टमेंट के कोई ना कोई अध्यक्ष होते थे, इन अध्यक्ष का ही काम होता था हर चीजों की जांच करना। अगर कोई भी व्यापारी दोषी पाया जाता था तो उसको दंडित किया जाता था। तो ये जितने भी कार्यालय यानी डिपार्टमेंट बनाए गए थे ये वस्तु की जांच करते थे, उनकी क्वालिटी चेक करते थे, ये अच्छी क्वालिटी की है या नहीं, उनको कैसे तोला गया है, कैसे मापा गया है ना, तो इनका जिम्मेदारी होती थी अध्यक्ष की। फिर अध्यक्ष ही अगर किसी को दोषी पाता था फिर वो कोर्ट में जाता था, कोर्ट को बताता था, फिर जो कंटक शोधक कोर्ट है उस व्यक्ति को सजा देता था। अगला विषय होता था देवी आपत्तियां यानी डिवाइन ऑब्जेक्शंस। तो कहने का मतलब ये ऐसी चीजें जो देवों के द्वारा यानी भगवान के द्वारा बनाई गई हैं, अगर उनसे किसी लोगों को नुकसान पहुंचता है तो ऐसे में जो न्यायाधीश है उनके लिए फैसले सुनाते थे। एग्जाम्पल के लिए जैसे आग हो गई, जल हो गई, बीमारियां हो गई, भुखमरी हो गई, चूहे वगैरह हो गए, बाघ टाइगर वगैरह हो गए, शेर हो गए, सांप वगैरह या फिर राक्षस वगैरह,
अगर इनसे लोगों को कोई नुकसान पहुंचता है ना, तो जो न्यायाधीश है वो इनके लिए फैसले सुनाते थे। तो ये जितनी भी चीजें थी इनको काटा यानी कंटक माना गया है। तो इन जो बाधाएं थी ये सब, तो राजा ने ना इन न्यायाधीशों को आदेश दिया था कि ये जितने भी जो प्राकृतिक आपदाएं होती है ना, ये जो आपत्तियां होती है, आप इनके ऊपर निर्णय सुनाया ना, लोगों को फैसला कीजिए। अब देखिए जितनी भी चीजें ये होती तो प्राकृतिक है, अगर कोई जलकर मर गया अब इसमें न्यायाधीश क्या करेगा, है ना। लेकिन कभी कभार जो ऐसी चीजें होती हैं ये किसी समूह के द्वारा, किसी संगठनों के द्वारा रचित होती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई समूह किसी से नफरत करता है तो उसके खेतों में आग लगा देगा, या उनको जला देगा, है ना, या तो उनको सांप से कटवा देगा, या उसके इलाके में शेर वगैरह या जानवर को छोड़ देगा, है ना। ये होती तो प्राकृतिक चीजें हैं लेकिन किसी समूह के द्वारा रचित भी हो सकती हैं। तो ऐसे में जो न्यायाधीश होते हैं वो इनके खिलाफ फैसला सुनाते हैं, इनको कठोर से कठोर सजा देते हैं। अगला विषय होता था गुप्तचर व्यवस्था यानी इंटेलिजेंस सिस्टम। यानी कि देखिए समाज में जो धोखाधड़ी होती है उसको रोकने के लिए ना गुप्तचर व्यवस्था बनाई गई थी, क्योंकि ये गुप्तचर क्या होते हैं, कई पूरे जो राज्य उसमें फैले हुए होते हैं और ये पता लगाती है कि राज्य में चल क्या रहा है। जो भी कोई सामान बेच रहा है सही दाम पे बेच रहा है नहीं बेच रहा, या कोई मिलावट तो नहीं कर रहा, है ना। ये सब चीजें जितनी भी होती हैं गुप्तचर आते हैं और पता लगाते हैं, है ना, और फिर ये जाके जो इनका मालिक होता है उनको बताते हैं। तो ये जो पूरी गुप्तचर व्यवस्था बनाई है लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए बनाई गई है। तो ये जो गुप्तचर होते थे अगर ये किसी को दोषी पाते थे फिर ये जाके बताते थे और फिर इनको कोर्ट में पेश किया जाता था और फिर इनको सजा दी जाती थी। तो राज्य में ना ऐसे कई धोखेबाज फैले हुए होते थे जो मिलावट करते रहते थे। तो जो कौटिल्य का विधान था वो ये कहता था कि अगर लोग धन दे रहे हैं, अगर लोग पैसा खर्च कर रहे हैं तो उनको शुद्ध वस्तु मिलनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपने कोई सोना खरीदा है, अगर आपने 24 कैरेट का कोई सोना खरीदा है और आपको बाद में पता चले यार इसमें तो ये 22 कैरेट का निकला है, इसमें मिलावट की गई है ना, तो ऐसे में आपके साथ धोखा हो जाएगा। तो जो चाणक्य वो यही कहते हैं कि अगर कोई अगर अपना पैसा खर्च कर रहा है तो उसको बिल्कुल शुद्ध वस्तु मिलनी चाहिए। तो इसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए गुप्तचर व्यवस्था बनाई गई है। तो गुप्तचरों का जो मेन काम था वो यही होता था धोखाधड़ी का पता लगाना और कोर्ट में इन लोगों को पेश करना। तो ये कुछ विषय थे जो कंटक शोधन न्यायालय में सुने जाते थे और इन पे फैसला लिया जाता था। तो यहीं पे आपका जो लास्ट लेसन है वो खत्म होता है। तो कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थोड़े दिनों में आपका पेपर होने वाला है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको डाल दीजिए। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।